जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी ये क्लास होती है। इससे पहले हमने 9 क्लास करवा दिया है। आज की ये हमारी 10वें नंबर की क्लास होगी। इससे पहले 9 क्लास हो चुकी हैं। जिन लोगों ने वो उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत वे अपराध जिनके लिए 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है उन्हें कहा गया है। तो उन्हें जो है गंभीर अपराध कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, छोटे अपराध उन्हें कहते हैं जिनमें 3 वर्ष तक का कारावास होता है, परंतु गंभीर अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का कारावास दिया जाता है, उन्हें गंभीर अपराध कहा जाता है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बाल गृह में बालक के लिए किस रूप में पंजीकृत किया जाएगा। ऑप्शन है शिक्षा, उपचार, देखरेख, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के सभी। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बालक का पंजीकृत शिक्षा, उपचार और उसकी देखरेख के आधार पर किया जाता है। पहले आपके दोस्तों इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 25 क्वेश्चंस आपके मूल विधि के और 25 क्वेश्चंस आपके भारतीय संविधान के होंगे। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से बालक के पुनः अपने घर के लोगों में शामिल है। तो बताइए दोस्तों, बालक के घर में पुनः कौन शामिल है। ऑप्शन है पोषण माता पिता, दूसरा है माता पिता, और अगला कह रहा है दत्तक माता पिता, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के सभी जो है शामिल हैं। पोषक माता पिता अर्थात जो उस बालक का पालन पोषण करते हैं उसके रियल माता पिता, दत्तक यानी कि जो गोद लिए होते हैं। तो ये सभी के सभी जो है बालक के घर में शामिल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बालक के द्वारा किए गए अपराध के प्रकरण को प्रकटित करने वाला दंडनीय होगा। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह का कारावास, 2 लाख का जुर्माना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, बालक के अपराध को प्रकटित करने वाला व्यक्ति 6 माह तक के कारावास या 2 लाख के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, बालक की देखरेख करने वाली संस्था के रजिस्ट्रीकरण की मान्यता कितने वर्ष की होती है। तो इसके रजिस्ट्रीकरण की मान्यता केवल 7 वर्ष की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, भीख मांगने के उद्देश्य से बालक को अंग विच्छेद करने वाले को कारावास के साथ कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, जिन बालक को अंग विच्छेद करके भीख मंगवाया जाता है तो उनके लिए क्या दंड का प्रावधान है या कितना जुर्माना लग सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 5 लाख का जुर्माना उन पे लग सकता है। और बता दें, कोई भी व्यक्ति जो भीख मंगवाने के उद्देश्य से बालक का अंग विच्छेद करता है, कम से कम 7 वर्ष तथा 10 वर्ष तक का कठोर कारावास हो सकता है और 5 लाख तक का उसे जुर्माना भी भरना होगा। तो ये जो है दंड का अपराध है। अगर किसी भी बालक को भीख मंगवाने के लिए उसका अंग विच्छेदन या किसी भी अंग में उसके कुछ भी गड़बड़ी करते हैं तो 7 से 10 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है, किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में कौन नियम बना सकता है। तो बताइए दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में कौन जो है इसमें नियम बना सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार इस पे नियम बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार बालकों के लिए किसके माध्यम से पोषण प्रदान करती है। तो बताइए दोस्तों, राज्य सरकार जो है बालकों के पोषण
किस माध्यम से प्रदान करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल कल्याण समिति के द्वारा जो है इसको बालकों को राज्य सरकार पोषण प्रदान करती है। क्वेश्चन कह रहा है किशोर न्याय बोर्ड के आदेश से व्यक्ति किस न्यायालय में अपील कर सकता है? तो व्यक्ति जो है किस में कर सकता है बताइए। ऑप्शंस कह रहा है उच्च न्यायालय, दूसरा कह रहा है जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, तीसरा कह रहा है बाल न्यायालय और लास्ट कह रहा है बी व सी दोनों। तो जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय और बाल न्यायालय दोनों में जो है व्यक्ति अपील कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। एक बार आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो बताइए दोस्तों किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह अधिकार राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है अधिनियम के अंतर्गत अपराध के विचरण हेतु विशेष न्यायालय के गठन, ये आपका अधिकार है। दूसरा है पीड़ित को राहत तथा पुनर्वास की व्यवस्था करना, ये भी इसका अधिकार है। अगला कह रहा है अनुसूचित जाति के सदस्यों पर अत्याचार का निवारण, ये भी जो है इस अधिनियम का उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर्युक्त सभी के सभी जो है इस अधिनियम के उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के। अगला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ है? तो बताइए दोस्तों ये कब लागू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1990 को इसको लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की किस धारा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द को परिभाषित किया गया है? तो बताइए दोस्तों किस धारा के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 के सपठित अनुच्छेद 366, 24 और 25 में जो है परिभाषित किया गया है। कहने का मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 के सी में जो है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के 24 और 25 में जो है इन्हें परिभाषित किया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। तो याद रखिएगा दोनों में अगर धारा में पूछता है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में तो धारा 2 में, और भारतीय संविधान में पूछता है तो अनुच्छेद 366 के 24 और 25 में जो है परिभाषित किया गया है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में हाल ही में संशोधन किया गया है, यह संशोधन कब किया गया है? तो बताइए दोस्तों अभी लास्ट टाइम इस अधिनियम में संशोधन कब किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2016 को जो है लास्ट टाइम जो है इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है सामाजिक बहिष्कार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो बताइए दोस्तों सामाजिक बहिष्कार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम में किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 के बी में जो है इसे परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की किस धारा में अत्याचार परिभाषित है? तो बताइए दोस्तों अत्याचार जो है इस अधिनियम में किस धारा में परिभाषित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। धारा 2 और सहपठित धारा
3 में जो है परिभाषित है, अर्थात आईपीसी की धारा 3 में, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 में जो है इसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, अत्याचार को तो याद रखिएगा दोनों के दोनों। क्वेश्चन कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की किस धारा में लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, लोक सेवक शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 2 के बी में जो है परिभाषित किया गया है। अगर भारतीय उसमें पूछता है तो धारा 21 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में भी इसे जो है परिभाषित किया गया है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा। अगला कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की किस धारा में आर्थिक बहिष्कार शब्द को परिभाषित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, आर्थिक बहिष्कार शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 के बी सी में इसे परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में उल्लिखित उपेक्षित कर्तव्य की जानबूझकर अपेक्षा करने पर निम्न में से कौन सा दंड का भागी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों, अर्थात ये दोनों जो है ऐसे लोक सेवक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं वो उन्हें दंडित किया जाएगा। और अगला है कोई भी लोक सेवक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है उन्हें भी दंडित किया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की किस धारा में अत्याचार के अपराध को परिभाषित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, अत्याचार के अपराध को जो है किस धारा में परिभाषित किया गया है इस अधिनियम के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 5 में जो है परिभाषित किया गया है अत्याचार के अपराध को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम में। क्वेश्चन कह रहा है सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के ऊपर आरोपित कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड की व्यवस्था किस धारा में दिया गया है। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 4 में जो है इसके दंड की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के निर्णय से पीड़ित व्यक्ति कितने दिन के अंदर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो बताइए दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित है, उसको प्रताड़ित किया जाता है तो वो जो है कितने दिन के अंदर जो है उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 90 दिनों के अंदर वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के 2 आई के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड है। तो बताइए दोस्तों, जो धारा 3 के 2 के आई में जो है के अनुसार कितने दिनों का अधिकतम कारावास हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसे मृत्यु दंड का जो है प्रावधान है होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है। तो बताइए दोस्तों, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसके द्वारा कहे गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यह कथन जो है फिटिंग के द्वारा कहे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण पर महत्वपूर्ण पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो बताइए दोस्तों, पर्यावरण पर महत्वपूर्ण पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1992 में जो है
इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन शुरू हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चंस आपके मूल भी दिखे और 25 क्वेश्चंस भारतीय संविधान के इस क्लास में होते हैं डेली। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 143 जो है यही राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, तो बताइए इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये अधिकार उसे नहीं प्राप्त है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में जो है वर्णित है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को केवल है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है, अर्थात उनका जन्म किस राज्य में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा उनका जन्म जो है बिहार राज्य में हुआ है। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो बताइए दोस्तों कौन से राष्ट्रपति को अभी तक सर्वसम्मति से जो है चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी को जो है चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन से, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो बताइए दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को प्रयुक्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों इसका जो है प्रयुक्त करने संबंधी प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल राज्यसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है इसका प्रस्ताव। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों उपराष्ट्रपति को किसके प्रस्ताव के द्वारा जो है उसके पद से हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य परिषद के जो है प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, सदनी संसद प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो बताइए दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान दायित्व है। तो बताइए दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 78 में जो है किसका प्रावधान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री के बारे में जो है प्रावधान दिए गए हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से भिन्न निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो बताइए दोस्तों मंत्रिपरिषद जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा सकती है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जाता है। और बता दें, इसमें लोकसभा की स्वीकृत और अस्वीकृत जो है जरूरी होती है इस विश्वास प्रस्ताव में, जो मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो इसमें जो है कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 50 सदस्यों का इसमें जो है समर्थन होना चाहिए, तभी यह जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो भारत से इन चारों में से श्वेत पत्र जो है संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो बताइए दोस्तों, केंद्र सरकार में जो है उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव को कहा जाता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका जो है प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है JL नेहरू शांतिवन, ये आपका सही दिया है। अगला है LB शास्त्री विजय घाट, ये भी सही दिया है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ये भी आपका सही दिया है। राजीव गांधी कर्मभूमि, ये आपका गलत दिया हुआ है। और बाकी आपके तीनों जो है सही दिए हुए हैं। बता दें, राजीव गांधी की जो है समाधि कर्मभूमि नहीं बल्कि वीर भूमि में है। तो याद रखिएगा, कहाँ पर भैया? वीर भूमि में इनकी समाधि स्थल है, तो याद रखिएगा। और ये 2011 UPSI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो बताइए दोस्तों, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनरल अटॉर्नी जो है परामर्श देता है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के 2 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 76 अर्थात 76 के 2 में इसका प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो इसको जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है इसकी नियुक्ति होती है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148 के तहत जो है राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। याद रखिएगा, कौन से? अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग कौन ले सकता है? तो बताइए दोस्तों, कौन जो है भाग ले सकता है संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी? तो महान्यायवादी जो है संसद में भाग ले सकता है उसकी बैठक में, जबकि यह किसी भी सदन का
कोई भी सदस्य नहीं होता है महान्यायवादी, ठीक है। यह जो है केवल राष्ट्रपति का कानूनी परामर्श देने का अधिकारी होता है, तो याद रखिएगा। और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो साथ में सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चंस कह रहा है सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या हैं? तो बताइए दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कानूनी सलाहकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आप की क्लास में मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे इसका क्लास 11 लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।